नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक नई सूचना। ये नई सूचना है इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई है 2024 के लिए। इस नोटिफिकेशन की फॉर्म एप्लीकेशन डेट क्या रहेंगी, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट क्या रहेगी, कितने साल से कितने साल तक के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पे ग्रेड क्या रहेगा, सैलरी कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम की डेट कब रहेगी, ये सारे तमाम क्वेश्चन के जवाब आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो लोग त्रिदिशाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आप लोगों के जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए देखते हैं हम आज की जो वीडियो की में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का डिटेल नोटिफिकेशन जो आया है, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल, जिसमें इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2025 बैच के लिए ये एप्लीकेशन आया है। एप्लीकेशन आप लोगों का जो शुरू होगा ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने की जो डेट है वो फॉर्म 15 फरवरी 2024 से लेकर के 28 फरवरी 2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम अगली जो डिटेल है वो देखते हैं। इसके बाद में आगे दिया है कि आप ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर एक वेबसाइट दी गई है joinindiancoastguard.cdac.in, यहाँ पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो इंडियन सिटीजन्स जो होंगे, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है जो रखते होंगे वही इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। एज क्या रहेगी, ठीक है, किस कैटेगरी के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इन तमाम सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांच है वो जनरल ड्यूटी के लिए है। तो जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर 21 से लेकर के 25 साल तक की उम्र के जो लोग हैं, ठीक है, और 1 जुलाई 2024 को ये डेट मांगी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई 1999 से लेकर के, यानी 1 जुलाई 1999 से लेकर के 30 जून 2003 इसके बीच में आपकी एज जो है होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी इसके बीच में होनी चाहिए कहीं पे, ठीक है। 5 साल की छूट मिलेगी उन लोगों को फॉर पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड जो पहले से सर्व कर रहे हैं, या फिर उसके इक्विवेलेंट पर्सनल जो हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के, उन लोगों को छूट मिलेगी। मेल कैटेगरी के लिए ये फॉर्म अप्लाई होगा और इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि कम से कम आपकी जो डिग्री है, डिग्री लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगी गई है, आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12, यानी 12th क्लास में आपके पास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। ऑफ 10+2+3 स्कीम जो भी चल रही है एजुकेशन की, चल रही थी उसके हिसाब से, ठीक है। विद मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। जो भी कैंडिडेट जिसने अपनी कंप्लीट ग्रेजुएशन कर ली है आफ्टर डिप्लोमा और आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दैट दे शुड पोजेस एन एग्रीगेट ऑफ 55% मार्क्स इन डिप्लोमा विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन इट्स करिकुलम। तो आप लोगों के 55% मार्क्स होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, फिजिक्स और मैथ में कम से कम आपके होने चाहिए 55, ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की या मैकेनिकल, जिसमें है मैकेनिकल सेक्शन वालों के लिए पोस्ट निकली है। 21 से 25 साल की यहाँ पर भी उम्र आपकी मांगी गई है 1 जुलाई 2024 को। डेट यहाँ पे सेम ही है, 1 जुलाई 1999 से लेकर के 30 जून 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो पहले से ही कोस्ट गार्ड में सर्व कर रही हैं उन लोगों को। ये भी मेल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई होगा। इसकी सबसे पहली कंडीशन है शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इन नेवल आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल में, या फिर मराइन और ऑटोमेटिव और मैक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और
और मेटलर्जी और डिज़ाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में। यानी आपके पास में मैकेनिकल या फिर नेवल आर्किटेक्चर, मराइन में, ऑटोमोटिव में, इन सभी में आपके पास में 60% डिग्री के 60% मार्क्स के साथ में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कहा गया है या फिर इसके इक्वल कोई अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है जिसमें कम से कम जो अबव जो डिसिप्लिन्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, बाय द इंस्टीट्यूट्स ऑफ द इंजीनियर एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए से उनको छूट मिल सकती है और बी से एंड देयर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे भी कहा गया है कि आपको 12th क्लास में मैथमेटिक्स और फिजिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए और आपके 55% कम से कम नंबर होने चाहिए, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स ने कंप्लीट कर लिया है ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है, यानी 12th के बाद में, वो भी एलिजिबल होंगे, बट उनको भी कम से कम 55% मार्क्स उनके डिप्लोमा में होनी चाहिए या विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी हम देखते हैं टेक्निकल की, जिसमें इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैकेंसियां हैं वो हैं। इनमें भी एज 21 से लेकर 25 मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जुलाई 1999 से लेकर के 30 जून 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं कोस्ट गार्ड में। यहाँ पे भी ये मेल कैटेगरी के अंडर में वैकेंसी निकली है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको 12th स्टैंडर्ड में 55% मार्क्स होने चाहिए विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ में। इसके अलावा शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। किस कैटेगरी में? इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशंस और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर पावर इंजीनियरिंग में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो आपकी होनी चाहिए। एज हमने देख लिया 21 से लेकर के 25 तक होगा आपका। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर जो कैटेगरी वाइज है उसके हिसाब से परसेंटेज कितनी मांगी गई है, ठीक है। तो वाइल डिटरमाइनिंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी ओनली द ओरिजिनल होल नंबर विदाउट राउंडिंग ऑफ, जो परसेंटेज रहेगी पॉइंट के पास में आपको नहीं जाना है, ठीक है। जो परसेंटेज आपकी काउंट की जाएगी राउंड ऑफ में नहीं होगी। फ्रैक्शनल वैल्यू शैल नॉट बी कंसीडर्ड, और जो आपके टुकड़ों में जो वैल्यू होती है उसको नहीं माना जाएगा। लाइक आपने जनरल की आपकी या ओबीसी कैटेगरी में आपका 59.9% है और आप मान लें कि 60% है, तो ऐसा नहीं मापा जाएगा, ठीक है। आपके पूरे होने चाहिए, राउंड अप में आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद में फॉर ऑल द जो अदर एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि जैसे इफ़ द फर्स्ट फ्रैक्शनल डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज फ्रॉम 0 to 5 है, द परसेंटेज विल बी राउंडेड टू द ओरिजिनल होल नंबर, यानी 60.1 to 60.5 के बीच में है तो ओरिजिनल आपकी 60 मानी जाएगी। और इफ़ द फर्स्ट फ्रैक्शनल डिजिट आफ्टर 6 to 9 रहेंगे तो परसेंटेज जो राउंड की जाएगी टू द नेक्स्ट हायर होल नंबर, जैसे 60.6 से लेकर के 60.9 तक है, विल बी राउंडेड ऑफ एज 61 के आसपास मापी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बात ध्यान देने की ये थी कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की है एलिजिबिलिटी, केवल उसकी जो ओरिजिनल होल नंबर है राउंड ऑफ उसमें काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है। और फ्रैक्शनल वैल्यू भी कंसीडर नहीं की जाएगी एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो अदर एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो इसके अलावा जो 60% से अबव अगर कोई काउंट है करना है किसी की परसेंटेज, तो वो इस तरीके से काउंट होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं अपर एज रिलैक्सेशन रहेगा 5 साल का एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, यानी अगर 16 मानी गई है तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आपका क्वालिफिकेशन माना जाएगा 55 एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी माना जाएगा, ठीक है। पर एज रिलैक्स सॉरी यहाँ पे मैं एज की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं परसेंटेज की बात कर गई। तो 21 to 25 वहाँ पर एज मानी गई थी, तो 5 साल की छूट इसमें दी गई है, तो वो 30 तक भर सकते हैं और ओबीसी वाले 28 तक फिल कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन आगे दिया गया है मिलेगा एससी और एसटी कैंडिडेट को, अगर वो एप्लीकेबल हैं ओनली फॉर डिग्री मार्क्स, ठीक है। तो
10 + 2 के जो 55% मार्क्स माने गए हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो डिग्री के लिए है वहाँ पर उनको 5% का छूट मिलेगा, ठीक है। और अगर ग्रेड सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है, तो भी सेम प्रोसीजर रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डिग्री, तो वो भी इस चीज़ के वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं वैकेंसी कितनी रहेंगी। तो वैकेंसी की बात अभी डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, डिटेल नोटिफिकेशन में वैकेंसीज नहीं निकाली है, ये नोटिफिकेशन आया है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। एडिशनल एलिजिबिलिटी यहाँ पे है कुछ, तो ये इतना कुछ काम की है नहीं, फिर भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। जो लोग फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर जिनका चल रहा है डिग्री कोर्स का, और येट टू पास द फाइनल ईयर डिग्री एग्जामिनेशन, उनको भी पास करनी है, कैन आल्सो अप्लाई, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कैन आल्सो अप्लाई, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग, कोई आपकी बैकलॉग नहीं बची होनी चाहिए, और कम से कम आपको 60% मार्क्स एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए अप टू द लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर, फॉर विच रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सच कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट, उनको लेके आना होगा, साइंड बाय द रजिस्ट्रार या फिर कंट्रोलर, ठीक है, ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल ईयर या सेमेस्टर या रिजल्ट के लिए। They are required to submit proof of passing the degree examination with request of percentage in aggregate by 30 नवंबर 2024। और इसके साथ ही आप लोगों से एक प्रूफ मांगा जाएगा कि आप 30 नवंबर 2024 तक अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये थी बेसिक डिटेल। अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ कोर्स क्या रहेगा, तो उसमें कौन सी मार्कशीट लगेगी, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए फॉर्म फिल करते टाइम पे। अगर आपका ईयरली कोर्स है, ठीक है, तो उसमें आपके पास सेकेंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए विद डेट ऑफ इशू ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास में होना चाहिए, या फिर अगर आपकी कंप्लीट हो गया तो थर्ड ईयर की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए डेट इशू की और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अगर कोर्स आपका 4 साल का है तो 3 साल का, तो सेकेंड ईयर की आपके पास कम से कम होनी चाहिए। सेमेस्टर कोर्स है तो 5th सेमेस्टर की मार्कशीट आपको रखना है अगर 6 सेमेस्टर हैं आपके एग्जाम में तो, और 7 सेमेस्टर मार्कशीट आपके ऊपर रखनी है यदि आपका कोर्स 8 सेमेस्टर का है तो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका वेरियस स्टेज रहेंगी, 1 से लेकर के 5 तक ऑफ एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल बिलो आगे दे रखा है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो भी अवेलेबल रहेंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। जब आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये कंपलसरी जो आपके लिए स्टेज हैं उनको पास कर लेते हैं तब आपका सिलेक्शन होगा, बायोमेट्रिक की जाएगी, ठीक है, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है। अब स्टेज 1 की हम बात कर लेते हैं। तो स्टेज 1 में सभी कैंडिडेट की जो भी हैं सभी ब्रांचेस के वो अपीयर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा इन डेजिग्नेटेड सेंटर जो भी ऑल ओवर इंडिया में डिज़ाइन किए जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और कैरिंग 4 मार्क्स फॉर ईच, एक क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा। ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 सही नंबर मतलब 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपका गलत होता है तो 1 नेगेटिव मार्क आपको दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ड्यूरेशन जो आपकी रहेगी एग्ज़ाम की 2 घंटे की रहेगी, और जो मीडियम ऑफ टेस्ट रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिटेल दी गई है। जो कंबाइंड CG CAT होगा जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज का आपका पेपर रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन हर एक सेक्शन से 25 रहेंगे और 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है डिक्लेयर की जाएगी स्टेज 1 के लिए। फिर आपका जो भी स्कोर रहेगा उसके बेस पे आप सेकंड स्टेज के लिए जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन आपका होगा नंबरों का, ये नॉर्मलाइजेशन मेथड दिया गया है यहाँ पे, अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्टेज 2 में आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड बैठेगा
बेस्ड ऑन जो अभी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी फर्स्ट स्टेज पे, फिर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सेकंड स्टेज के लिए, विच विल बी कंडक्टेड फॉर ए डे एट नोएडा, मुंबई या गोवा, चेन्नई, कोलकाता, इन सभी सेंटर्स पे होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स आर टू गिव देयर चॉइस, उनको देनी है अपने प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के लिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये बात ध्यान रखनी है। और जो कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड थ्रू कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट उनका होगा, पिक्चर परसेप्शन, डिस्कशन टेस्ट, ये सारा होगा, इंग्लिश में होगा केवल, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एंड ड्यूरिंग पीपी एंड डीटी द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड, यानी जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट आपका रहेगा, तो कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो स्पीक जो बोलें और डिस्कस करें वो इंग्लिश में ही हो, हालांकि दे आर फ्री टू स्पीक इन हिंदी इफ़ दे विश टू डू सो, फ्री हैं फिर भी। ठीक है, इसके बाद द स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन इज़ ओनली फॉर, ये क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, आइदर पास या हो सकते हैं या फिर आप फेल हो सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होगा स्टेज 2 पे, विल फर्स्ट अंडर गो फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फोटो कैप्चर्ड बायोमेट्रिक रिकॉर्डेड ड्यूरिंग स्टेज 2 इज़ वेरीफाइड, जो फोटो बायोमेट्रिक्स वगैरह होगी, थंब इम्प्रेशंस वगैरह होगा, अगर ये मैच नहीं होता है तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स आप लोगों को दिए जाएंगे। स्टेज 3 में आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड बैठेगा और विल बी इंटीमेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टेज 2 एट रेस्पेक्टिव सेंटर्स, इसमें शेड्यूल किया जाएगा स्टेज 3 के लिए। उसके बाद में ये जो होगा एट नोएडा एंड स्पेंस ओवर 5 डेज तक ये आपका चलेगा। कैंडिडेट्स आर सब्जेक्टेड टू साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, यानी आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। द फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड टेंटेवली ड्यूरिंग जुलाई टू अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका फोर्थ स्टेज आएगा जिसमें आपका मेडिकल होगा, एंड फिफ्थ स्टेज में आपका इंडक्शन होगा, जो फर्स्ट से फोर्थ तक स्टेज क्लियर कर लेंगे एंड स्टेन इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एज पर द वैकेंसीज अवेलेबल, उनको प्रोविजनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और फिर उनको एंड विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट INA Azimla for naval orientation course as per the instruction. All India merit list will be based on combined marks for stage 1, stage 3, and candidates reporting to at INA for training will first undergo photo and biometric verification भी यहाँ पर होगा। रिजल्ट उसके बाद में आपका आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अप्लाई की, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 15 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, फॉर्म फिलअप करना शुरू होगा, और 28 फरवरी तक फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की। एग्ज़ाम फ़ीस आपकी 300 रहेगी, और जो भी कैंडिडेट SC या ST कैटेगरी से रहेंगे उन सभी को छूट मिलेगी पेमेंट करने से। ठीक है, इसके बाद में अगर आपकी एक बार अनसक्सेसफुल पेमेंट हो जाती है, डिडक्ट हो जाते हैं लेकिन अकाउंट में नहीं पहुंचते हैं, तो वो अनसक्सेसफुल पेमेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से आप लोगों को पेमेंट करना है। ये थी आपकी महत्वपूर्ण डेट। अब एक और शेड्यूल यहाँ पर है, उसको भी आप नोट कर लीजिए कि जो डेट रहेंगी एग्जामिनेशन की स्टेज 1 से लेकर के 5 तक वो क्या रहेंगी। तो फर्स्ट स्टेज आपका एग्ज़ाम रहेगा 24 अप्रैल को, सेकेंड स्टेज 24 मई 24 को रहेगा, यानी 2024 में अप्रैल की कोई भी डेट आपको दी जाएगी स्टेज 1 के लिए। स्टेज 2 के लिए मई की कोई भी डेट दी जाएगी। स्टेज 3 आपका जुलाई से अगस्त के बीच में कंडक्ट होगा। स्टेज 4 आपका जून से नवंबर के बीच में कंडक्ट हो सकता है, और स्टेज 5 आपका एंड दिसंबर तक जाएगा। तो टोटल मिलाकर के ये वैकेंसी आपकी जो क्लियर रहेगी वो रहेगी कम से कम आपकी 2025 में कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बाकी की जब भी डिटेल्स होंगी तो एक डिटेल नोटिफिकेशन आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाएगी। अब बात कर लेते हैं पे सैलरी कितनी रहेगी। तो असिस्टेंट कमांडेंट पे लेवल जो आपका रहेगा वो 10 पे रहेगा, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी बेसिक पे वो 56,100 रुपये से स्टार्ट होगी। फिर डिप्टी कमांडेंट के लिए 11 पे चली जाती है, कमांडेंट जब हो जाते हैं तो पे लेवल 12 हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उनकी सारी की सारी सैलरी दी गई है। ठीक है,
तो ये थी आज की वीडियो, और महत्वपूर्ण जानकारी जो भी आपको डाउट रह गए हैं आप लोगों के, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ ऐसी ही सूचना के साथ अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।